हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वीडियो सीरीज़, जिसमें हम पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की आज की इस वीडियो में हम यूनिट 1 को कवर करेंगे। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। DU सॉल्व से रिलेटेड जो भी आपको डिटेल्स हैं, वीडियो से रिलेटेड या सिलेबस से रिलेटेड, वहाँ पे आपको ये मिलती रहेंगी और PDFs भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स है हमारी यूनिट 1, जिसमें हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्कोप के बारे में पढ़ेंगे। स्कोप का मतलब होता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे और बेसिकली इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी कि क्या पर्पसेस हैं, ये हमारी यूनिट 1 में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 क्वेश्चन से, जो कि हमको गिवन है कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है आर कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब एक दूसरे के पूरक है, यानी कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। और क्या आप इस बात से एग्री करते हो? एक्सप्लेन करो। तो नंबर 1 आंसर हमको गिवन है यहाँ पे कि प्राइमा फेसी फाइनेंशियल अकाउंटिंग और जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना, वो एक दूसरे से अलग है। कहने का मतलब ये है कि जो टर्म्स हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग और जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हमें कभी कभार लगता है कि ये दोनों चीज़ें सेम होंगी, लेकिन नहीं, ये दोनों जो हैं एक दूसरे से डिफरेंट है। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना, उसका मतलब होता है कि हमको बेसिकली बिजनेस की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं हमारी, उसको रिकॉर्ड करना बुक्स में और मॉनिटरी टर्म्स में करना, यानी कि पैसों की फॉर्म में करना। और वहीं अगर हम बात करें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मतलब होता है वो होता है कि इसमें हम डिसीजंस लेते हैं। और किस बेसिस पे लेते हैं? इंफॉर्मेशन की बेसिस पे। और वो इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है? वो इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है, और भी बाकी इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली यहाँ से एक पॉइंट निकल करके आया कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के द्वारा जो इंफॉर्मेशन दी जाती है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम यूज़ करते हैं डिसीजन लेने के लिए, फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म बोली गई है कि हमको यहाँ पर शेयर होल्डर की वेल्थ को क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा करना है। बेसिकली ये एक वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। पहले क्या होता था? ट्रेडिशनल अप्रोच, मतलब पुराने ज़माने में ना, हम ये सोचते थे कि हमको ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है जी, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है जी। लेकिन अब चेंज हो चुका है सब कुछ। मॉडर्न एरा में हम बात करते हैं कि शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है हमको, ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसके रिगार्डिंग हम डिसीजंस लेते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन जनरेट की जाती है उसको फाइनेंशियल मैनेजर के द्वारा यूज़ किया जाता है। जब फाइनेंशियल मैनेजर ना डिसीजन ले रहा होता है तो वो ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग को देखता है अपने, यानी कि अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करता है, देखता है कि मेरे बिजनेस की हालत क्या है इस टाइम, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, और ये सब आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही देता है ना। तो फाइनेंस मैनेजर जो है वो तब तक कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा जब तक कि उसके पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ना हो। और वो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? अकाउंटिंग डिपार्टमेंट देगा जी। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ने सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रखे हैं, लाइक कैश फ्लो बना रखा है, फंड फ्लो स्टेटमेंट्स है हमारा। तो ये सब फाइनेंशियल मैनेजर देखेगा और इसके बेसिस पे वो डिसीजन लेगा। तो इसलिए इसको बोला गया कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट को फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है, उसके द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो
तो ये कहा जा सकता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टार्ट वेयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड, कि जहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग खत्म होती है वहीं पे हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट शुरू हो जाता है। और एंड दैट अकाउंटिंग इज एन इनपुट टू फाइनेंस, तो बेसिकली उस अकाउंटिंग को क्या बोला गया, फाइनेंस का इनपुट बोला गया। इनपुट का मतलब ये होता है ना कि हमको वो इन्फॉर्मेशन क्या है, एक तरीके से इनपुट है, तो वो इन्फॉर्मेशन आई, उसके बेसिस पे जो डिसीजन लिया गया वो आउटपुट है। रिलेशनशिप बताया गया अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। नंबर 1 पॉइंट हमें गिवन है कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना, वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जरूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ विच द अर्निंग पर शेयर, द कैश फ्लो एक्सेट्रा कैन बी असरटेन्ड ऑफ फर्दर यूज इन फाइनेंशियल डिसीजन। तो देखिए यहाँ पे हमसे बोला गया कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, किस बेसिस पे करता है, अर्निंग्स पर शेयर, कि भाई एक शेयर पे कितना कमाया गया, और कैश फ्लो के बेसिस पर। तो ये जो है आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हो, कैसे असरटेन कर सकते हो, फॉर फर्दर यूज इन फाइनेंशियल डिसीजन, मतलब ये इंफॉर्मेशन जो है हमारे फाइनेंशियल डिसीजन में यूज की जाती हैं। देखो अब हम फाइनेंशियल डिसीजन का मतलब क्या, फाइनेंसिंग एज वेल एज इन्वेस्टिंग डिसीजन, कि पैसा, फाइनेंस का मतलब बेसिकली पैसा, फाइनेंसिंग का मतलब ये होता है कि हमको पैसा उधार लेना है, क्योंकि हम जानते हैं हमें पैसे की जरूरत तो पड़ती है ना बिजनेस को, तो वो फाइनेंसिंग हो गया। इन्वेस्टिंग का मतलब कि अब हमारे पास पैसा ज़्यादा है और हमको इन्वेस्ट करना है, मतलब ऐसे कौन कौन से प्रोजेक्ट होंगे जहाँ पे हमको पैसा लगाना चाहिए, तो ये हमारे फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं। नंबर 2, रिक्विजिट इंफॉर्मेशन फॉर रिसीवेबल मैनेजमेंट, लिक्विडिटी मैनेजमेंट, पेएबल मैनेजमेंट इज प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो यहाँ पर बोला गया रिसीवेबल मैनेजमेंट का मतलब क्या, कि जिस मैनेजमेंट को कुछ रिसीव करना है। लिक्विडिटी मैनेजमेंट का मतलब क्या, लिक्विडिटी का मतलब क्या, कि जो है कैश, लिक्विडिटी बेसिकली होता है कि एक कंपनी के पास कितना करंट कैश अवेलेबल है या करंट एसेट्स कितनी अवेलेबल है, तो वो लिक्विडिटी को मैनेज करता है। तो पेएबल मतलब कितना हमको पे करना है, तो इसमें जो है कुछ इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है और वो इन्फॉर्मेशन आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही प्रोवाइड करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रिसीवेबल मैनेजमेंट की बात करें तो आपको मान लो डेटर है आपका, है ना, डेटर यानी कि आपका देनदार, जो जिसने आपको पैसे देने हैं, मतलब आपने उसको कोई गुड्स बेचे होंगे और उसने कहा कि मैं आपको पैसे बाद में दे दूंगा, तो आपने एंट्री कर ली। तो ये एंट्री आप कहाँ करते हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ही करते हो ना। तो रिसीवेबल मैनेजमेंट को ये पता लग जाएगा कि मेरे को कितना रिसीव होने वाला है। लिक्विडिटी मैनेजमेंट का क्या होगा कि हमारे पास कितनी करंट कैश या बैंक बैलेंस या करंट जो बहुत ही करंट एसेट है वो अवेलेबल है, ये भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग को पता होता है। पेएबल यानी कि कितना हमको पे करना है, यानी कि कितने हमारे क्रेडिटर्स हैं, ये भी आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन। थर्ड पॉइंट जो हमारा आता है वो आता है इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अवेलेबल पोस्ट टैक्स प्रॉफिट, कि जो फाइनेंशियल, देखो यहाँ पे बोला गया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है पोस्ट टैक्स प्रॉफिट अवेलेबल, कि टैक्स पे करने के बाद हमको कितना प्रॉफिट बचा है, इसकी इंफॉर्मेशन आपको पता चलती है। और ये जो इंफॉर्मेशन है उसका यूज़ फाइनेंशियल मैनेजर के द्वारा किया जाता है डिविडेंड डिसीजन लेने के लिए। अब देखो अगर आपकी कोई कंपनी है तो आप अपने कंपनी के शेयर होल्डर्स को डिविडेंड तो दोगे ना, है ना। तो अब सबसे पहले तो आप ये देखोगे ना कि आपकी कंपनी के पास प्रॉफिट कितना बचा है टैक्स पे करने के बाद, है ना, टैक्स भी तो दोगे। तो इनकम जो प्रॉफिट आया उसमें से टैक्स जो पे किया उसके बाद कितना प्रॉफिट बचा, उसके बेसिस पे आप डिविडेंड डिसीजन लोगे। तो प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग दे रहा है, और डिविडेंड डिसीजन कौन लेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट लेगा। तो ये थे हमारे रिलेशनशिप फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बीच का रिलेशनशिप। तो अब लास्ट में हमको बोला गया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो यूज़ करता है इंफॉर्मेशन
जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के द्वारा जनरेट की जाती है, और उसके बेसिस पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो डिसीजन लेता है, ताकि फर्म जो है ना, कंपनी जो है ना हमारी, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज कि फाइनेंशियल मैनेजर की क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो बोला गया कि एंटरप्राइज में फाइनेंशियल मैनेजर एक पर्सन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है इन अ सिग्निफिकेंट वे टू कैरी आउट ऑल द फाइनेंस फंक्शन, है ना। तो फाइनेंशियल मैनेजर का ये काम है कि जितने भी फाइनेंस के फंक्शंस हैं, उससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हैं, उसके लिए वो बंदा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वही एक बंदा होता है हु इज कंसर्न्ड नॉट ओनली विद रेजिंग ऑफ फंड बट ऑल्सो कनेक्टेड इवन विद द प्रोडक्शन, मार्केटिंग, अदर फंक्शन। अब देखो, फाइनेंस मैनेजर जो है वो सिर्फ, उसका काम ये नहीं है कि फंड रेज करने हैं, भाई बिजनेस को पैसे की जरूरत है और उस पैसे का इंतजाम करना है, नहीं। उसका जो मतलब है वो सिर्फ फंड रेज करने से ही नहीं, बल्कि और भी है, लाइक प्रोडक्शन में भी उसका कनेक्टेड है ना, इंटीमेटली वो कनेक्टेड है। क्योंकि देखो, प्रोडक्शन में आप क्या करते हो, प्रोडक्शन में आपको रॉ मटेरियल खरीदना है जी, आपको सब कुछ खरीदना है, या आपकी मशीन्स खरीदनी है कोई नहीं, तो ये खरीदने की जब बात आती है तो जाते तो हम फाइनेंस मैनेजर के पास है ना। प्रोडक्शन मैनेजर किसके पास जाएगा, फाइनेंस मैनेजर के पास जाएगा ना, और बोलेगा जी भाई मेरे को मशीन खरीदनी है, इतना पैसा चाहिए और आप पैसे का इंतजाम करें। मार्केटिंग में भी पैसा लगता है, एडवर्टीजमेंट, तो मार्केटिंग मैनेजर भी उसके पास जाएगा, फाइनेंस मैनेजर के पास, है ना, क्या नहीं। तो ये बेसिकली फाइनेंस मैनेजर का सबके साथ लिंक्ड होता है ये। तो इट इज ही हु टेक ऑल द डिसीजन, राइट। तो वो फाइनेंस मैनेजर ही होता है जो ये सारे डिसीजन लेता है, लगातार लेता है, साथ में रिव्यू करता है सारी चीज़ों को, कि जहाँ मैंने पैसा अवेलेबल करा के दिया, क्या वहाँ पे प्रॉपरली काम हुआ। लाइक मैंने अगर मशीनरी के पैसे अवेलेबल करा के दिए प्रोडक्शन मैनेजर को, तो क्या उसने मशीन प्रॉपरली ली, इंस्टॉल करवाई, ये सब देखना। कंट्रोल इन द सेंस कोई वेस्टेज नहीं होना चाहिए। कमिटमेंट और रीकमिटमेंट ऑफ द फंड्स, कि भाई अगर फाइनेंस मैनेजर ने कह दिया कि मैं फंड्स अवेलेबल करा दूंगा, कमिटमेंट कर दी, तो उसको भी देखना। और साथ में जो है रीकमिटमेंट करना, अगर नहीं अवेलेबल हो पाए तो उसके फंक्शन सिर्फ ये नहीं है कि हमको फंड रेज करना है, बल्कि उसका फंक्शन जो है वो अब एक एक्टिव रोल की तरह प्ले करता है। वो एक एडवाइज़र की तरह सलाह देता है सारे जितने भी और अदर फंक्शंस हैं उनको, अदर फंक्शंस के जो मैनेजर्स हैं उनको। और इसीलिए फाइनेंस मैनेजर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एंटरप्राइज के फंड्स कहाँ यूज़ हो रहे हैं, और अगर यूज़ हो रहे हैं तो क्या वो ढंग से हो रहे हैं, यानी कि मोस्ट एफिशिएंट मैनर में हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और उसके द्वारा जो भी उसके डिसीजंस होते हैं, उससे जो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारा एंटरप्राइज का साइज़ कितना अफेक्ट हो रहा है, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है, यानी कि कितना हम कमा रहे हैं, कितनी हमारी एंटरप्राइज की ग्रोथ हो रही है, कितना हम रिस्क में है। तो ये सब के लिए उसके डिसीजंस जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो खुद रिस्पॉन्सिबल होता है। तो दो मेन फंक्शन होते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजर के। नंबर 1 फंड्स रेज करना, नंबर 2 उनका प्रॉपर एलोकेशन करना, कि पैसा तो आ गया, अब उस पैसे को सही ढंग से प्रॉपरली एलोकेट करना है। लाइक प्रोडक्शन मैनेजर को जितने पैसे की ज़रूरत है उसको पकड़ा दो, मार्केटिंग मैनेजर की जितने की पैसों की ज़रूरत है उसको पकड़ा दो। तो एलोकेशन भी प्रॉपर होना चाहिए एंटरप्राइज के सभी पार्ट्स में। और भी अगर उसके फंक्शंस की अगर हम बात करें तो नंबर 1 कि इवैल्यूएट करना है टाइम टू टाइम कि हमारे एंटरप्राइज की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, चाहे वो प्रॉफिट की टर्म्स में करें, चाहे वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, यानी कि कितना हम कमा रहे हैं, कितनी हमारी वेल्थ इंक्रीज हो रही है। वेल्थ में हमारे सब कुछ आ गए, एसेट से हमारी कितनी इंक्रीज हो रही है, हमारे एंटरप्राइज का साइज़ कितना बढ़ रहा है, या हमारे मार्केट शेयर वैल्यू कितनी इंक्रीज हुई है, ग्रोथ कितनी हो रही है, ये सारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में आ गया। नंबर 2 एफिशिएंटली डीलिंग विद दोज प्रोवाइडिंग फंड्स टू द एंटरप्राइज। तो अब देखो, आपकी एक एंटरप्राइज है, आपकी एक कंपनी है, और आप अगर फंड रेज कर रहे हो एज अ फाइनेंस मैनेजर, आपको डील करना होगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से, लाइक बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, शेयर होल्डर्स, क्योंकि शेयर होल्डर्स भी आपको फंड्स प्रोवाइड कराते हैं, राइट।
तो इनके साथ एफिशिएंटली सही ढंग से डील करना भी फाइनेंशियल मैनेजर का काम होता है। साथ में कीपिंग अ वॉच ओवर द स्टॉक मार्केट, कि फाइनेंस मैनेजर का ये काम होता है, फाइनेंशियल मैनेजर का ये काम होता है कि वो स्टॉक मार्केट पर भी लगातार नज़र बनाए रखे, बिहेवियर देखे, कंपनी का शेयर का प्राइस गिर रहा है या शेयर प्राइस बढ़ रहा है, राइट। तो ये सब जो है उसकी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नंबर 3 आता है कि व्हाट रोल डज अ फाइनेंस मैनेजर प्ले इन अ मॉडर्न फर्म। तो यहाँ पे बोला गया कि फाइनेंस मैनेजर आज की मॉडर्न फर्म में उसका क्या भूमिका है, क्या रोल प्ले करता है वो। तो देखो यहाँ पे 3 प्रकार के वो डिसीजन लेता है। अगर आप एज अ फाइनेंस मैनेजर अपॉइंट हुए हो कहीं किसी कंपनी में, तो आप इन 3 टाइप के डिसीजन लोगे। नंबर 1 इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि हम अपना पैसा कौन कौन से प्रोजेक्ट में लगाएं। तो देखो ये बहुत ऐसा लग रहा है, सुनने में तो बहुत आसान लग रहा है कि हाँ भाई ये दिख रहा है प्रोजेक्ट, इसमें लगा दो। नहीं, आपको प्रॉपर इवैल्यूएट करना पड़ेगा, पूरी तरीके से मूल्यांकन करना पड़ेगा। जहाँ पे भी आप पैसा लगाने जा रहे हो, जिस भी प्रोजेक्ट में आप पैसा लगाने जा रहे हो, उसको प्रॉपर एनालाइज करना होगा और उसके बाद आप डिसीजन लोगे इन्वेस्टमेंट का। तो यहाँ पे बोला गया फाइनेंस मैनेजर जो है वो इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग डिसीजन लेता है, और जो है वो शॉर्ट टर्म में भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म एसेट्स में भी हो सकता है। लाइक आपने अगर देखो कोई मशीनरी परचेज कर रहे हो, आप न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रही है आपने, भाई मार्केट में अब न्यू टेक्नोलॉजी आ गई और आपको अडॉप्ट करनी ही होगी, तो आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे, राइट। तो ये सब इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद फाइनेंसिंग डिसीजन एक फाइनेंशियल मैनेजर का कार्य होता है कि फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन लेना, यानी कि हम पैसा कहाँ से लाएंगे। पैसा लेने के 2 सोर्सेज होते हैं। पहला होता है कि हम ओन्ड फंड चूज करें, यानी कि OWNED ओन्ड फंड। दूसरा हम बोरोड फंड, यानी कि हम उधार लें। ओन्ड फंड्स में हमारे होंगे इक्विटी शेयर्स। लाइक देखो अगर आप इक्विटी शेयर्स इशू करोगे तो इसका मतलब आप ओनरशिप में हिस्सेदारी दे रहे हो शेयर होल्डर्स को, राइट। तो वो ओन्ड फंड हो गए। बोरोड फंड की बात करें तो यानी कि आप उधार ले रहे हो, लाइक आप बैंकों से उधार ले रहे हो, आप डिबेंचर्स इशू कर रहे हो, और या फिर आप उधार ले रहे हो कहीं और से, तो ये सब बोरोड फंड में आ जाएंगे। तो इसके रिगार्डिंग भी आपको डिसीजन लेने होते हैं कि आपको इक्विटी इशू करके ओन्ड फंड की ओर जाना चाहिए या फिर आपको डेट फंड्स की ओर जाना चाहिए, यानी कि बोरोड फंड्स की ओर जाना चाहिए। तो इसके लिए आपको प्रॉपरली एनालाइज करना होगा। माना कि बोरोड फंड जो है वो इक्विटी की अपेक्षा, इक्विटी के कंपैरिजन में सस्ते पड़ते हैं, चीपर पड़ते हैं, लेकिन बोरोड फंड में आपको रेगुलर टाइम पे इंटरेस्ट पे करना होगा। अपने जो भी डिबेंचर होल्डर होंगे या जिनसे भी आप उधार ले रहे हो, लाइक बैंक से ले रहे हो, तो आपको प्रॉपर टाइमिंग पे इंटरेस्ट पेमेंट करनी होगी। वहीं अगर बात करें आप इक्विटी के जरिए पैसे रेज करते हो, तो आप डिविडेंड दो ना दो वो आपके ऊपर है, लेकिन अगर आप नहीं दोगे तो आपके शेयर की मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी। वहीं अगर आप प्रॉपर डिविडेंड देते रहोगे तो आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ती रहेगी। तो दोनों ही डिसीजन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो एक फाइनेंस मैनेजर को ये बहुत ही दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा कि उसको किस तरफ जाना है, किस तरीके से फंड रेस करने हैं। डिविडेंड डिसीजन की बात करें तो प्रॉफिट जब हम कमा लेते हैं तो अब हमारे पास 2 रास्ते हैं। क्या हम वो प्रॉफिट इक्विटी में बांट दें, इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दें, या फिर हम फर्म में रख लें, रिटेन कर लें, अपनी फर्म में रख लें उस प्रॉफिट को। तो ये दोनों डिसीजन लेने पड़ते हैं। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि प्रॉफिट का कुछ भाग हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे देते हैं और कुछ भाग हम अपनी कंपनी में रख लेते हैं। तो ये 3 टाइप के डिसीजन लिए जाते हैं और जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, आसान बिल्कुल भी नहीं होते एक फाइनेंस मैनेजर के लिए। तो बहुत सोच समझ के एक फाइनेंस मैनेजर को इस प्रकार के डिसीजन लेने पड़ते हैं। नंबर 4 बात करें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज नथिंग बट मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग ऑन असेट मिक्स, कैपिटल मिक्स एंड प्रॉफिट एलोकेशन। तो बोला गया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कुछ नहीं है बल्कि एक तरीके का मैनेजरियल डिसीजन है, जिसमें हम बेसिकली फाइनेंस मैनेज करके डिसीजन लेते हैं और
मेकिंग ऑन एसेट मिक्स कि भाई हमें किस प्रकार की असेट्स लेने हैं, कैपिटल और प्रॉफिट का किस तरीके से एलोकेशन करना है। तो आंसर में हमसे बोला गया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक मैनेजरियल एक्टिविटी बिल्कुल है जो एम्फसाइज करती है, यानी कि जो इस बात पर जोर देती है कि हमको प्लानिंग करनी है, हमको फाइनेंशियल रिसोर्स जो भी रिक्वायर्ड है उनको रेज करना है देयर, और साथ में उनका एडिक्वेट यूटिलाइजेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि मान लो पैसा तो आपने रेज कर लिया, उसके बाद उस पैसे को सही ढंग से यूटिलाइज करना भी आपको देखना है, और वो यूटिलाइजेशन कुछ इस प्रकार से होना चाहिए ताकि आपके फर्म की वैल्यू जो है वो मैक्सिमाइज हो। और वो कैसे होगी, जब फर्म के जो है ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो पाएंगे, और ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए ही फंड्स का यूटिलाइजेशन किया जाना चाहिए। एंड देयर बाय मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ ओनर्स, साथ में हमको शेयर होल्डर्स यानी कि ओनर्स जिनको हम बोलते हैं उनकी वेल्थ को भी मैक्सिमाइज करना है। तो यहाँ पर बेसिकली हमको शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है, और जब शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज होगी तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, और जब ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो कंपनी के शेयर मार्केट वैल्यू इंक्रीज़ होगी, ज़्यादा पैसा कंपनी कमाएगी अगर जो है कैपिटल इशू करेंगी कंपनी, और फिर जब ज़्यादा पैसा आएगा तो ग्रोथ भी होगी कंपनी की। तो देयर हैव बीन मैनी अप्रोचेज इन फाइनेंस, अब फाइनेंस की काफ़ी सारी अप्रोचेज है, लाइक ट्रेडिशनल अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच है, फिर ये हमारी मॉडर्न अप्रोच है। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलती है, ये बोलती है कि फाइनेंस was limited to raising and procurement of fund by business to meet the financial needs। कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है फाइनेंस की वो लिमिटेड थी, उसका काम ये था कि सिर्फ हमें फंड्स को रेज करना है, हमें फंड्स को उसका प्रोक्योरमेंट करना है, ताकि जो भी फर्म की फाइनेंशियल नीड्स हैं यानी कि पैसों से रिलेटेड जितनी भी ज़रूरतें हैं उसको पूरा किया जाना है। मतलब बेसिकली ट्रेडिशनल अप्रोच में काफ़ी बेसिक चीज़ों पे ध्यान दिया गया कि कैसे फंड्स रेज करने हैं और कैसे फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करना है। बेसिकली मेनली फोकस था कैपिटल मिक्स पे। तो ट्रेडिशनल फेस वाज कंसर्न्ड विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। तो ट्रांजिशनल फेस, सॉरी आई थिंक ट्रेडिशनल नहीं है ये, ट्रांजिशनल फेस वाज कंसर्न्ड विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रेज फंड्स एंड सॉल्यूशन ऑफ ओवर और अंडर कैपिटलाइजेशन एंड चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो बेसिकली एक ट्रांजिशनल फेज था जिसमें हमने क्या करना था कि जो भी हम फंड्स रेज कर रहे हैं उसका हमको प्रॉपर वे में यूटिलाइजेशन करना है, यानी कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का ये मतलब है कि कम से कम लागत पे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जनरेट करना है। प्रॉपरली हमको फंड्स का यूटिलाइजेशन करना है, वेस्टेज नहीं होना चाहिए, इस बात पे फोकस किया गया। और साथ में सॉल्यूशंस पर भी देखा गया कि ओवर कैपिटलाइजेशन ना हो जाए या अंडर कैपिटलाइजेशन ना हो जाए, यानी कि ओवर का मतलब ये ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो भी ख़राब है, कम पैसा होगा तो भी ख़राब है सिचुएशन। आपका जो भी कैपिटलाइजेशन है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से आपका चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर रहेगा। वहीं अगर हम बात करें दूसरी ओर मॉडर्न अप्रोच की, तो मॉडर्न अप्रोच का काम दोनों चीज़ें यहाँ पे कवर की गई, यानी कि फंड रेज करना भी, एक्विजिशन यानी कि फंड रेज करना भी, साथ में उनका प्रॉपर एलोकेशन भी कि हम वो फंड कहाँ लगा रहे हैं। तो मॉडर्न अप्रोच में आपकी फंड रिक्वायरमेंट देखी जाती है, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस और डिविडेंड डिसीजन लिए जाते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो देखो ये आपको चार्ट से क्लियर किया गया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जब आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन ले रहे हो तो आपका असेट मिक्स होगा। इसका ये मतलब होता है, देखो अगर आप कहीं पे भी पैसा लगाओगे ऑब्वियसली वो चीज़ आपकी एसेट होगी। अगर आप मशीनरी खरीद रहे हो तो मशीनरी आपकी क्या है, असेट है। आप कहीं और प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो वो भी आपकी
एसेट है, तो इसको हम एसेट मिक्स बोलते हैं। फाइनेंसिंग की बात करें तो आप पैसे क्या जुगाड़ कर रहे हो, है ना, फंड रेज कर रहे हो, किसी और से पैसा ले रहे हो, तो इट मीन्स कि वो कैपिटल मिक्स है। चाहे आप इक्विटी से जनरेट करें जाएगा तो बेसिकली वो आपकी कैपिटल ही कहलाएगी ना, कि आपने बिजनेस में इतना पैसा लगा रखा है, पूंजी जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद थर्ड होता है डिविडेंड डिसीजन, कि जो भी आपने कमाया उस कमाने को, उस प्रॉफिट को आप कहाँ लगा रहे हो, आप शेयर होल्डर्स को कितना बांट रहे हो, आप कंपनी में कितना रख रहे हो, ये सब आप इसके रिगार्डिंग डिसीजन लेंगे। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अगेंस्ट whereby the financial management was only confined to arranging, acquiring of funds। देखो यहाँ पे बोला गया कि ट्रेडिशनल अप्रोच जो थी ना, उसका काम सिर्फ इतना था कि हमको ना बस फंड रेज करना है जी और एंटरप्राइज की फाइनेंशियल नीड को पूरा करना है, दैट्स इट। लेकिन वही बात करें मॉडर्न की, तो मॉडर्न अप्रोचेस में जो है कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए गए जो इसको ट्रेडिशनल अप्रोच से थोड़ा अलग कर देते हैं, कि ये अप्रोच कुछ हटके थी। तो वो क्या था, तो यहाँ पे 4 मेजर डिसीजन लिए जाते हैं मॉडर्न अप्रोच में फाइनेंशियल मैनेजर के द्वारा। नंबर 1 कि सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे कंपनी को, हमारे एंटरप्राइज को कितने पैसों की ज़रूरत है, यानी कि फंड रिक्वायरमेंट डिसीजन यहाँ पे सबसे पहले देखा जाता है, जिसमें हम ये देखते हैं लॉन्ग टर्म पैसे की हमको कितनी ज़रूरत है, शॉर्ट टर्म हमारी क्या ज़रूरत है एंटरप्राइज की, और उसके रिगार्डिंग हम फंड्स की रिक्वायरमेंट को डिटरमाइन करते हैं कि हाँ भाई हमको इतने पैसे की ज़रूरत है, शॉर्ट टर्म में हमको इतने पैसे चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए हमको इतने पैसे चाहिए, राइट। ये सब हम इसमें देखते हैं। नंबर 2 फाइनेंसिंग। चलो फंड का तो देख लिया कि हाँ भाई हमको इतने पैसे, मान लो लेट सपोज हमको ना 10 लाख रुपए चाहिए, अब हमने सोच लिया भाई 10 लाख तो चाहिए। सेकंड डिसीजन हमारा क्या होगा कि अब वो 10 लाख का इंतज़ाम मैं कहाँ से करूँगा एज अ फाइनेंस मैनेजर। तो इस स्टेज में आप एक प्रॉपर बैलेंस, आपका एक जो मोटिव होता है वो यही होता है कि मैं प्रॉपर बैलेंस करके फंड रेज करूँगा। हो सकता हूँ मैं मिक्सअप करूँ, यानी कि मैं कुछ पैसा इक्विटी के जरिए रेज करूँ, कुछ पैसा मैं बोरोड यानी कि हो सकता है बैंक से उधार ले लूँ, या फिर हो सकता है डिबेंचर इशू कर लूँ। तो आप दोनों मिक्सअप के उसमें भी जा सकते हो, या आप सारा पैसा इक्विटी से भी कर सकते हो और सारा पैसा आप बोरोड से भी कर सकते हो। तो ये चॉइस, ये डिसीजन आपको लेना पड़ता है इस स्टेज पे। चलो जी, अब आपने ये डिसीजन भी ले लिया जी, पैसा आ गया। थर्ड आपका डिसीजन क्या होगा कि अब पैसा तो आ गया जी, लेकिन अब उस पैसे को लगाएं कहाँ पर, इन्वेस्टमेंट डिसीजन अब आपको लेना है। अब आपके पास काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है, काफ़ी सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है जहाँ पे आप पैसा लगाओगे। तो यहाँ इस स्टेट में, इस स्टेज में हम क्या करते हैं, बेसिकली अपने इन्वेस्टमेंट डिसीज़न लेते हैं। तो इसमें जो है आपकी वर्किंग कैपिटल भी आ गया कि डे टू डे जो भी आपका वर्क हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, उनमें आपको कितने पैसों की ज़रूरत पड़ती है वो भी आप देखोगे। फिर साथ में हमारे डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं, डिफरेंट जो स्कीम्स हैं, वहाँ पे आपको पैसा देना है। और शॉर्ट टर्म हमारे को कौन सी एसेट ज़रूरत पड़ेगी ये देखना। तो ये सारे इन्वेस्टमेंट में आ गए। चलिए, अब आपने इन्वेस्टमेंट कर ली, आपका काम हो गया। अब आप क्या कमाओगे, काम सारे हो गए, आपने प्रोजेक्ट में पैसा लगा लिया, आपने कमा लिया, ठीक है, प्रॉफिट हो गया। अब उस प्रॉफिट को प्रॉपर आपने डिविडेंड डिसीजन लेना है, यानी कि उस प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स को देना है। तो इसका मतलब क्या है कि एक अच्छी डिविडेंड पॉलिसी होना बहुत ज़रूरी है एक एंटरप्राइज की। तो ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट डिसीज़न होता है, इसको आप समझ सकते हो। डिविडेंड जो पॉलिसी है वो काफ़ी सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है। तो डिविडेंड डिसीजन वाला भी हमारा एक चैप्टर आएगा, उसमें हम प्रॉपर इसको और ज़्यादा डेप्थ में समझेंगे। अभी हम प्रॉपर सिर्फ डिसीजन की बात कर रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज़ एक्सपेंडेड इन इट्स स्कोप। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है कुछ दशकों से। तो मॉडर्न अप्रोच को एग्जामिन करना है टू दी स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के यहाँ पे हमको 3 फेसेस बताए गए। पहला ट्रेडिशनल फेज, दूसरा ट्रांजिशनल फेज, थर्ड मॉडर्न फेज। तो इन तीनों की बात करेंगे। पहला जो है हमारा ट्रेडिशनल फेज है।
यानी कि इसको आप ट्रेडिशनल अप्रोच भी बोल सकते हो, जिसमें हमने सिर्फ ये देखा था कि हमको कैसे फाइनेंसिंग डिसीजन लेने हैं, कहाँ से हमको फंड रेज करने हैं, कैसे करने हैं, और साथ में उस फंड्स को जो है फाइनेंशियल नीड्स जो भी होती थी एंटरप्राइज की उसमें यूटिलाइज करना है, दैट्स इट। तो यहाँ पे बिजनेस की फाइनेंस नीड्स को देखा जाता था, उसको पूरा किया जाता था, और साथ में ट्रेडिशनल अप्रोच को इसीलिए क्रिटिसाइज भी किया गया कि सिर्फ ये क्या करती है, ये एक एपिसोडिक है, ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को इग्नोर कर देती है, ये इग्नोर कर देती है इनसाइडर लुकिंग आउट अप्रोच को, और इसमें जो है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन भी नहीं होता फंड्स का। तो इसीलिए इसको क्रिटिसाइज किया गया, और फिर जो है हमारा एक सेकंड फेज आया जिसका नाम है ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल का मतलब यही होता है, एक तरीके से आप कह सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। ट्रांजिशनल अप्रोच डेवलप हुई थी 1940s और 1950s में, यानी कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद हुई थी। यहाँ पर देखा गया व्हेन नीड फॉर फंड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर पोस्ट पॉजिटिव ऑफ फंड्स। देखो बोला गया कि अगर हमको एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना है तो हमको पैसों की ज़रूरत होगी, और वो पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि हम जानते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज की उस ज़माने में बहुत स्कार्सिटी होती थी, यानी कि कमी होती थी, पैसा होता नहीं था जनरली। तो इसीलिए एफिशिएंट यूटिलाइजेशन जो हुआ फाइनेंस रिसोर्स का, वो एक तरीके से ज़रूरत बन गया कि हमको जो है अब पैसे की ज़रूरत है और उसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन भी होना ज़रूरी है। कि मान लो जितना भी पैसा है अगर आप उसको वेस्ट कर दोगे, प्रॉपर अगर उसका यूटिलाइजेशन नहीं करोगे तो फिर कहाँ से ग्रो होगा। तो इसीलिए इस फेज़ में बेसिकली ध्यान किस चीज़ पे दिया गया कि जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको सही ढंग से यूज़ करो। समझ रहे हो कि आटा थोड़ा सा पड़ा है तो उस आटे को सही ढंग से इस्तेमाल करो, अगर ज़्यादा पानी डाल दिया तो वो आटा भी गीला हो जाएगा, और फिर आप समझ रहे हैं। तो इसीलिए पैसा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम थे, तो इसीलिए प्रॉपर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन पर यहाँ पे फोकस किया गया। देन आता है हमारा मॉडर्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मॉडर्न अप्रोच की बेसिकली बात की जा रही है। तो यहाँ पे विद मॉडर्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो एक परमानेंट फिनोमिना बन गया मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग का। इस फेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो स्कोप है वो इंक्रीज़ हो गया। यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजर अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी लेने लगा, फाइनेंसिंग डिसीजन भी लेने लगा, साथ में डिविडेंड डिसीजन भी लेने लगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या होता था, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल डिसीजन लिए जाते थे कि हम जो है कहाँ पे अपना पैसा लगाएंगे, जिसको हम कैपिटल बजटिंग भी बोलते हैं। सेकंड यूनिट हमारी कैपिटल बजटिंग के ऊपर ही है, जिसको हम और ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। शॉर्ट टर्म की बात करें तो हमारे वर्किंग कैपिटल, देखिए वर्किंग कैपिटल उसको बोला जाता है कि डे टू डे आप जो वर्क कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में, ऑपरेशंस जो आपकी एक्टिविटीज़ जो चल रही है उसके लिए जो पैसों की ज़रूरत होती है ना, वो वर्किंग कैपिटल होती है। चलिए आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो में हम जो है बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस लाएंगे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।